गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्या मंत्रिमंडल अधिनायक है इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डिक्टेटरशिप के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जब बात आती है पावर्स की, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब बहुत बड़े लेवल पर पावर इंक्रीज कर दी जाती है, या वहाँ पर एक तरीके से एक ही पर्टिकुलर पर्सन में या किसी एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सारी पावर दे दी जाती है, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि डिक्टेटरशिप की जो फीलिंग्स हैं, जो वहाँ पे एक्टिविटी है, वो एक तरीके से शो होने लगती है। लेकिन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या एक्चुअल में जो कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, पार्लियामेंट में जो कैबिनेट है, वो एक्चुअल में ही डिक्टेटरशिप की तरह बिहेव करती है या नहीं करती है। तो मंत्रिमंडल की निरंतर बढ़ती हुई इन शक्तियों को देखकर कुछ लेखक ने यह विचार व्यक्त किया, कुछ लेखक या कुछ ऐसे फिलोसफर हैं जो एक तरीके से इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये एक्चुअल में जो डिक्टेटरशिप है वो नहीं है। तो संसदीय प्रजातंत्र में मंत्रिमंडल की स्थिति आज एक अधिनायक जैसी हो गई है। एक बहुत ही इंटेलिजेंट यहाँ पे प्रोफेसर है, जिन्होंने अपनी एक फेमस बुक्स जो उनकी लिखी गई थी, इन्हीं के द्वारा पब्लिश की गई थी, हाउ इंग्लैंड इन गवर्नमेंट। तो इस जो बुक यहाँ पे इन्होंने पब्लिश की थी, इस बुक के माध्यम से उन्होंने प्रॉपर रूप से ये डिस्कस किया है, डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छी तरीके से कि यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है वो एक्चुअल में डिक्टेटरशिप जैसा बिहेव नहीं करता है। तो कुछ हद तक कुछ लिमिटेशंस भी इसकी यहाँ पे रख दी गई है कि कोई भी मंत्रिमंडल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब वहाँ पे अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा या कुछ भी ऐसा डिक्टेटरशिप या डोमिनेंट जैसा बिहेव करेगा। तो वहाँ पर इस बुक के माध्यम से उन्होंने कि हाउ इंग्लैंड टू गवर्नमेंट, कि जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है वो कैसे अपने आप को मैनेज करती है, और कैसे वो जो जहाँ पर उसको प्रॉपर रूप से सारी पावर उसमें इंक्लूड कर दी गई है पर्टिकुलर ब्रांच में, सम्राट ने अपने क्राउन की जितनी पावर वहाँ पे ट्रांसफर कर दिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में, इंक्लूड पीएम के हाथों में सारी पावर्स दे दिए। अब जो पीएम है वो वहाँ पे अपनी पावर्स को कैसे यूज़ करेगा, उसको कैसे मैनेज करके रखेगा, उसमें भी उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, कुछ वहाँ पे कुछ लिमिट उन्होंने बनाई हुई है। तो वो लिमिट किस हिसाब से वहाँ पे काम करेंगे, आज यही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली वो जो मंत्रिमंडल को डिक्टेटरशिप कहते हैं वो क्यों कहते हैं, और डिक्टेटरशिप नहीं है एक्चुअल में किस मेथड से नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है, मंत्रिमंडल अधिनायक नहीं, जो कैबिनेट है इज नॉट ए डिक्टेटर। देखिए, आधुनिक परिस्थितियों में निसंदेह मंत्रिमंडल की शक्तियों में अपूर्व विस्तार हुआ, यानी कि मतलब कोई डाउट नहीं है कि वहाँ पे जो पावर है वो बहुत इंक्रीज वहाँ पे होती चली गई, बहुत ज़्यादा पावर्स उनमें वहाँ पे देखने को मिली है। इतनी ज़्यादा पावर कि वहाँ पे हर एक तरीके से कैसे रूल रेगुलेशंस वहाँ पे क्रिएट होता है, कैसे वो मैनेज करेंगे, किस में अमेंडमेंट करेंगे, किस में नहीं करेंगे, वो टोटली पावर उनके हाथों में वहाँ पे रख दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो जैसे प्रशासन होगी, विधि होगी और वित्त, इन तीनों को कंट्रोल करता है यहाँ पे मंत्रिमंडल के हाथों में ही ये कंट्रोल होता है। यानी प्रशासन जो प्रॉपर रूप से हर एक लोकल या स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की जो भी गवर्नमेंट होती है, जो वहाँ का जो सिस्टम होता है उसको मैनेज करती है। इसके साथ साथ ही विधि यानी कि लॉ से रिलेटेड जो भी यहाँ पे पॉलिसीज़ या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करनी होती है वो इसके कंट्रोल में होती है। फिर तीसरा यहाँ पे वित्त, यानी कि जो फाइनेंशली जो भी यहाँ पे बजट जैसे तैयार करना होता है या फाइनेंशली कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करनी होती है, वो भी यहाँ पे मंत्रिमंडल के नियंत्रण में ही इसको किया जाता है। मंत्रिमंडल की शक्ति पर कुछ प्रभावी यहाँ पे प्रतिबंध भी हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात बताऊँ तो जब हम बात करते हैं पावर्स की, मंत्रिमंडल की पावर्स की, तो उसकी पावर्स में काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती हैं। इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि ये अपनी पावर को कभी भी मिसयूज़ नहीं कर सकता है, और मंत्रिमंडल इस बात के लिए बाध्य होता है कि वह इन सीमाओं को दृष्टि में रखते हुए कार्य करे। तो प्रॉपर रूप से ये सब देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो मंत्रिमंडल है उसके पास इतनी पावर है, किसी पर्टिकुलर ब्रांच के पास इतनी ज़बरदस्त पावर होने के बावजूद भी वहाँ पे उन पावर को कैसे यूज़ करना है, लिमिट में कैसे यूज़ करना है, ये सब चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विरोधी दल का अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी। देखिए, विरोधी दल जो होते हैं, जो अपोजिंग पार्टी होती है, अपोजिट में जो भी दल खड़ा होता है, उसकी वजह से भी बहुत हद तक यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कभी भी डिक्टेटरशिप का बिहेव नहीं कर सकता। वो अपनी मतलब अपनी डिक्टेटरशिप या डोमिनेंट जैसी एक्टिविटी वो नहीं यहाँ पे ला सकता है। तो मंत्रिमंडल की शक्ति पर सर्वाधिक प्रभावशाली प्रतिबंध विरोधी दल का अस्तित्व है।
यदि मंत्रिमंडल कभी भी मनमानी करने का प्रयत्न करता है, अपनी इच्छा से कुछ भी ऐसी चीज़ करने का मतलब ट्राई करने की भी कोशिश करता है, तो भी वो वहाँ पे नहीं कर सकता है। तो वो तुरंत ही विरोधी दल की आलोचना का विषय बन जाता है। और आप समझते होंगे जो भी सिस्टम में जो भी गवर्नमेंट काम करती है, वो कभी नहीं चाहेगी कि वहाँ पे वो अपोजिंग अपोजिंग जो भी पार्टी हैं उनको एक ऐसा पॉइंट दें, ताकि आने वाले हर एक सेशन में प्रॉपर रूप से वहाँ पे एक तरीके से डिबेट क्रिएट हो जाए उस पॉइंट को लेकर के। तो यहाँ पे जो सिस्टम है प्रॉपर रूप से सही तरीके से अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करता है। और वो चाह कर भी, अगर वो मंत्रिमंडल चाहे भी कि वहाँ पे मिसयूज़ करे या कुछ ऐसा डिक्टेटरशिप जैसा बिहेव करे सिटीजन्स के साथ, तो भी नहीं कर पाता है। तो ये सबसे बड़ी जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है विरोधी दल का होता है। और सिस्टम में आप लोगों ने देखा भी होगा, क्यों कहते हैं कि अपोजिट पार्टी है उनका पावरफुल होना, वो इसलिए कहा जाता है कि अगर अपोजिट जो पार्टी है सामने जो अपोजिशन में है, अगर वो पावरफुल नहीं है तो वो कभी भी गवर्नमेंट को या सिस्टम को क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाएंगे, और ना ही उनके पॉलिसीज़ को मतलब एक तरीके से क्रिटिसाइज़ करके वहाँ पे डिबेट का कोई पॉइंट ढूंढ पाएंगे। तो वहाँ पे अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ पे अपोजिशन पार्टी का भी पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सिस्टम में जब भी कोई एक्टिविटी होती है, कोई भी पॉलिसी बनती है, या इंक्लूड फॉर एग्जांपल बजट ही तैयार होता है, तो वहाँ पे कटौती प्रस्ताव का जो भी राइट्स होता है वो अपोजिशन जो पार्टी होती है वो ही उनके द्वारा ही कराया जाता है। लेकिन आप यह समझ सकते हैं, अगर विरोधी दल के पास पावर्स नहीं है, वो पावरफुल नहीं है, वो अवेयर नहीं है, तो वो वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी कभी नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि किसी भी कंट्री में जब सिस्टम में पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है, तो अपोजिट में रहने के लिए भी आपको पूरे पावरफुल के साथ पूरी पावर चाहिए होती है, ताकि आप वो छोटे छोटे पॉइंट को इकट्ठा कर सके डिबेट में उस पर डिस्कस करने के लिए, या कटौती या अविश्वास प्रस्ताव होते हैं किसी भी सिस्टम के खिलाफ, वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल जो मोशंस होता है उसको प्रेजेंट करने के लिए, वो प्रेजेंट करने की उनमें पावर हो। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन का मंत्रिमंडल है, वो चाहकर भी डिक्टेटरशिप जैसा बिहेव नहीं कर सकता है, क्योंकि अपोजिशंस में जो पार्टी होती हैं प्रॉपर रूप से उस पर वो एक तरीके से ध्यान केंद्रित रखती हैं। दूसरा है यहाँ पे दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप। राजनीतिक दल या विपक्षी दल के अलावा दबाव समूह यानी कि जो प्रेशर ग्रुप है, वो भी मंत्रिमंडल को कंट्रोल करने का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन वहाँ पे निभाते हैं। देखिए, मजदूर संघ हो गया, परिवहन रेल कर्मचारियों के संघ हो गए, कुछ यूनियन टेरिट होती हैं वहाँ पे, कुछ फाइनेंशियली और जो इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ वहाँ पे समूह होते हैं। तो इसी प्रकार के अन्य दबाव समूह अनेक मांगों और तकाज़ों को प्रकट करते हैं। तो प्रॉपर रूप से यहाँ पे देखा गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को कंट्रोल करने में प्रेशर ग्रुप की भी अहम भूमिका यहाँ पे देखी जा सकती है। क्योंकि प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, अपने खुद के सेल्फ कुछ प्रॉफिट होते हैं उनको अचीव करने के लिए, या फिर कुछ ऐसे प्रॉफिट होते हैं या फिर कुछ ऐसे टारगेट होते हैं जो मतलब सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं, सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम होती है, जो सही जो मतलब मोस्टली वहाँ पे जो विधायक वगैरह होते हैं, मंत्री वगैरह होते हैं, वो उन प्रॉब्लम को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाते, या यूँ कहे कि उसको रेगरेट कर देते हैं, पीछे रिप्लेस कर देते हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम को कलेक्ट करके वहाँ पर किसी भी ऐसे लेजिस्लेचर या कोई भी ऐसा मिनिस्टर्स होता है, उनके माध्यम से उसको पूरा कराने का जो काम होता है प्रेशर ग्रुप द्वारा कराया जाता है। और प्रेशर ग्रुप किसी भी पार्टी से इंक्लूड नहीं होते हैं, इनका एक अपना पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो एक्टिवेट होते हैं, इलेक्शंस टाइम में एक्टिवेट होते हैं, या कहीं भी ऐसी एक्टिविटी हो, जैसे कहीं भी वेलफेयर से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज़ की बात हो, या अपने खुद के वहाँ पे अपने खुद के प्रॉफिट की बात हो, तभी वो एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पर जो भी मतलब सिस्टम में जो काम करते हैं, मंत्रिमंडल जब सिस्टम में काम करते हैं, तो वहाँ पे अगर मंत्रिमंडल अपनी जो पावर है वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, या कहीं भी ऐसा हो रहा है कि डोमिनेंट जैसा बिहेव वो लगातार कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्रेशर ग्रुप अपने एकदम एक्टिव हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो उनको वहीं के वहीं स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनमत की शक्ति यानी कि पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। देखिए, मंत्रिमंडल के अधिनायक पर दूसरा प्रभावशाली प्रतिबंध होता है, या तीसरा कहे थी जनमत की शक्ति। मंत्रिमंडल सत्ता में उस स्थिति में रह सकता है जबकि वह जनमत के लिए प्रति सचेत हो। तो ब्रिटेन में सरकार जनमत पर ही आश्रित होती है, और जनमत का सरकार पर पर्याप्त प्रभाव होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसी कंट्रोल करने की बात है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम प्रेफर किस चीज़ को रखते हैं, जो पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन होता है। देखिए, पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन अपने आप में सबसे बड़ा
सबसे बड़ी पावर होती है जहाँ पे यूनिटी होती है लोगों की, जहाँ पे कोई भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे यूनिटी होती है किसी भी सही काम को सपोर्ट करने के लिए। जब एक साथ पब्लिक ओपिनियन होता है तो वहाँ पे मंत्रिमंडल या कोई भी ऐसा सिस्टम हो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने डिस्कस किया प्रॉपर रूप से सारे जितने भी टॉपिक थे, जो प्रॉपर रूप से ये कहे जा सकते हैं जिनके आधार पर कि जो मंत्रिमंडल है वो अधिनायक बनने की सोच भी नहीं सकता है। वो मतलब ऐसा सिर्फ अपने इमेजिनेशंस कर सकता है कि हाँ मैं डोमिनेंट कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे वो प्रैक्टिकली इस चीज़ को नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको कंट्रोल कर सकती हैं।